हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कीजिए। इस पूरे सीरीज के लिए, इस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज के लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जा करके। तो इसमें हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पे आधारित। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। यदि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि d है, ठीक। तो ये जो m1 है इस m2 पर फोर्स लगाएगी और ये जो m2 है m1 पर फोर्स लगाएगी। मान लीजिए m1 ने m2 पर फोर्स लगाया F1, m2 ने m1 पर फोर्स लगाया F2। तो ये दोनों के दोनों जो बल होते हैं ना, ये दोनों के दोनों जो बल होते हैं ये बराबर होते हैं परिमाण में और दिशा में विपरीत होते हैं। द्रव्यमान के कारण दो वस्तुओं के बीच में, है ना, द्रव्यमान के कारण दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है कैपिटल G m1 गुने में m2 बटे में d²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो कैपिटल G है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मान आपको याद रखना है इस यूनिट के साथ। इसका मान पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत है, कांस्टेंट है, नहीं बदलता है। अब यहां देखो पृथ्वी और चंद्रमा है, तो आप एक को पृथ्वी मान लो, दूसरे को आप चंद्रमा मान लो, तो दोनों के बीच में फॉर्मूला यही लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल का। कहा गया है कि अगर हम दूरी को 2 गुनी कर दें तो दूरी के साथ, दोनों पिंडों के बीच दूरी के साथ क्या रिलेशन है, आप यहां पर देखो। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो बल कम हो जाएगा, अगर हम दूरी को कम करते हैं तो बल ज्यादा हो जाएगा। मतलब 2 पिंड पास पास होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, दूर दूर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। तो अगर दूरी को 2 गुनी कर दी जाए, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हम बोलते हैं कि जो बल है वो पहले का आधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम बोलेंगे बल पहले का 1/4 हो जाएगा। हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया है तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पहले का 1/4 हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो रिलेशन होता है फोर्स का मास के साथ और डिस्टेंस के साथ, ये न्यूटन ने दिया था। आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यानी कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, हिंदी में आयोडीन का टिंचर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आयोडीन है ये क्या है, विलयन है, सोल्यूशन है। और विलयन में हम जानते हैं विलय होता है और विलायक होता है। तो ये जो आयोडीन का टिंचर है अपने आप में विलयन है, तो इसमें विलय यानी कि सॉल्यूट ये आयोडीन होता है, और ये जो अल्कोहल है ये विलायक होता है ना। ये अल्कोहल क्या होता है, विलायक होता है, विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यहां पर पेन काम नहीं करता है, सॉल्वेंट होता है। तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा मोटा घाव हो गया बॉडी के किसी पार्ट पे, कहीं पर मान लीजिए कि छिल गया, कट लग गया, है ना, छोटा मोटा,
तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एंटीसेप्टिक को लगाते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम भी आता है, ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, वहां पर हम उसको लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां पर ना हो। हम लोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकते हैं, जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए जो है हम उस घाव पर, उस चोट पर, उस कटे हुए भाग पर एंटीसेप्टिक को लगाते हैं। तो ये सोल्यूशन के रूप में भी हो सकता है और क्रीम के रूप में भी हो सकता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर मॉडल के अनुसार कौन सा कथन सही है? बोर मॉडल के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। बोर्ड ने क्या कहा था? बोर्ड ने कहा था कि देखिए, परमाणु में ये नाभिक है जो कि धनात्मक होता है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो एक निश्चित कक्षा में घूमता है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में घूमता है। इसी को बोलते हैं निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमता है। जो कक्षाएं होती हैं उसे हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि हर कक्षा के पास जो ऊर्जा है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये कक्षा के है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है ना, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस एल कक्षा में होगा, है ना, इस एल कक्ष में होगा, इसके पास अलग एनर्जी होगी, लेकिन वो फिक्स्ड होगी, वो एनर्जी घटेगी नहीं। तो बोर्ड ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर चक्कर, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो किसी भी ऑर्बिट में लगाएगा, किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा लेगा। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर के और एल बनाया, तो बोर्ड का कहना था कि या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में घूमेगा के में, या फिर इस एल वाले में घूमेगा। ऐसा नहीं है कि के और एल के बीच में जो जगह है वहां भी घूम लेगा, है ना, यहां भी घूम लेगा, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल में या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक, मान लीजिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इस वाले के कक्ष में घूम रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी है। अब यहां पर घूमने के लिए, इस वाले एल कक्ष में घूमने के लिए एनर्जी जो है थोड़ी सी अधिक चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इस कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस कक्षा में घूमने के लिए मान लीजिए कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है चाहिए। अब मान लीजिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी कितनी मिलती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले कक्षा से थोड़ा सा अब बाहर निकल करके घूमेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इसी वाले ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अगर इसकी एनर्जी मान लीजिए 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, बाहर से एनर्जी मिलती है, तो भी ये के में ही घूमेगा। अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए तो भी के में ही घूमेगा। जैसे ही 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी इसकी हो जाएगी, ये कूद जाएगा इस एल कक्ष में। ऐसा बोर्ड ने कहा था। ठीक है, ऐसा बोर्ड ने कहा था कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। और इस नाभिक की खोज किसने की थी परमाणु में? रदरफोर्ड ने की थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों में दीर्घकालीन संचलन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तरदायी है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तरदायी है। जैसे हम जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, और जो पानी है वो वृक्ष जो है मिट्टी से अवशोषित करते हैं जड़ों के द्वारा। तो जड़ों से पानी को अवशोषित किया जाता है, वो पानी जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पत्तियों में जो खाना बनता है वो जड़ों तक भी आता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, भाई लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, जड़ से पानी जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है, पत्तियों में खाना बना वो जड़ तक पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो किसके द्वारा ये होता है? हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका स्थानांतरण होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, और किसका होता है? खनिज का, मिनरल का। ठीक है, खनिज का, मिनरल का, और जल का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के जरिए होता है।
फ्लोएम के जरिए क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में, पैरेन्काइमा अपने आप में टिश्यू है, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, ठीक। और फूड स्टोरेज का इसका काम होता है। जैसे पैरेन्काइमा जो है, एक पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा भी बोलते हैं। पैरेन्काइमा का एक और प्रकार है जिसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। जिन पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जिन पैरेन्काइमा सेल्स में या फिर जो जलीय पादप होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं उनमें पैरेन्काइमा सेल्स जो है कुछ इस प्रकार अरेंज्ड हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच में क्या होता है कि कैविटी बनता है ना। ये कैविटी बन गया, ये कैविटी बन गया और इसमें जो है एयर ट्रैप्ड हो जाती है, जिससे जो जलीय पादप होते हैं उनको उत्प्लावन बल मिलता है, वो जलीय पादप पानी में डूबते नहीं हैं। तो ये जलीय पादप में जो पैरेन्काइमा होते हैं जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जलीय पादप को डूबने नहीं देते हैं, उस वाले पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा एरेन्काइमा भी हो सकता है और उसे हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं अगर वो पैरेन्काइमा के सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे जो पत्तियां होती है, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, तो इनमें पत्तियों में कोशिकाएं होती हैं जिसे हम लोग मेजोफिल बोलते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये मेजोफिल सेल्स और कुछ नहीं है, ये क्लोरेन्काइमा ही है, ये क्लोरेन्काइमा ही है। और क्लोरेन्काइमा क्या है, अपने आप में पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा का काम जो है फूड स्टोरेज का भी होता है। नारियल के जो रेशे होते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। नारियल की रस्सी मजबूत होती है ना, वो नारियल रेशे से बने होते हैं और नारियल रेशे में जो है ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। तो ये पादप को मजबूत और कठोर बनाता है। ये पादप को क्या बनाता है, मजबूत और कठोर बनाता है, कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है। ये जो पैरेन्काइमा है, जाइलम है, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब क्या है, अस्थायी ऊतक है, इनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। लेकिन पादप में कुछ कोशिकाएं होती है या फिर पादप की जो लंबाई बढ़ती है वो उन कोशिका इस वाले ऊतक के कारण बढ़ती है। जो रूट टिप होते हैं, शूट टिप होते हैं, है ना, तना का जो शीर्ष होता है, जड़ का जो शीर्ष होता है, वहाँ पर विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है जिनके पास विभाजन की क्षमता होती है। ये सारे जो ऊतक है, पैरेन्काइमा, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम, है ना, कोलेन्काइमा, ये सारे जो ऊतक है इनकी कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित नहीं होती है। विभाजन की क्षमता रखने वाली जो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं और उससे बने हुए ऊतक को हम लोग मेरिस्टेमेटिक ऊतक बोलते हैं या फिर विभाज्य ऊतक बोलते हैं। इनके पास क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसे हम लोग सिंपली मेरिस्टम भी बोल देते हैं, इनकी कोशिकाएं विभाजित होती है। ये सारी जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु समान वेग से वृत्तीय पथ पर चल रही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वृत्तीय पथ पर चल रही है वस्तु और समान वेग है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वृत्तीय पथ पर चल रही है तो समान वेग किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, समान वेग नहीं हो सकता है, समान चाल हम बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, तब इसके पास चाल होती है और दिशा होती है। और अगर कोई पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति करती है ना, कोई पिंड है मान लीजिए कि इस वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इसकी चाल नियत हो सकती है। मैंने कह दिया कि ये जो पिंड है इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ये संभव है। लेकिन इसकी दिशा जो है ये निश्चित नहीं है ना। दिशा जो है, अगर हम बोलते हैं समान वेग, यहाँ छूट गया है, समान वेग अगर हम बोलते हैं मतलब कि चाल भी समान और दिशा भी समान। तो अगर वृत्तीय पथ पर अगर गति हो रही है तो भाई जो चाल है वो एक समान हो सकती है, लेकिन दिशा जो है लगातार बदलती है। अगर पिंड जो है ऐसे घूम रहा है तो जब पिंड यहाँ पर है तो इसके घूमने की दिशा या फिर बोल दो वेग की दिशा वो ये है। जब पिंड यहाँ पर पहुंचेगा तब वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब पिंड यहाँ पर पहुंचेगा वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब पिंड यहाँ पर पहुंचेगा वेग की दिशा ये हो जाएगी। मतलब हर पॉइंट पर दिशा जो है बदल रही है।
तो दिशा जो है समान नहीं है। अगर चाल दिशा में से कोई भी एक समान नहीं है तो हम समान वेग किसी भी कीमत पर नहीं बोल सकते हैं। तो जो वृत्तीय गति होती है हमेशा, जो वृत्तीय गति होती है वो एक समान गति हो सकती है, एक समान चाल, वृत्तीय गति में एक समान चाल हो सकती है, लेकिन एक समान वेग कभी भी नहीं हो सकता है। एक समान वेग कभी भी नहीं हो सकता है। वृत्तीय पथ पर अगर गति हो रही है तो वेग जो है हमेशा असमान होता है, हमेशा असमान होता है। तो एक वस्तु समान वेग से वृत्तीय पथ पर चल रही, इसको काट दो, समान वेग से वृत्तीय नहीं, समान चाल लिखो यहां पर, तब जाकर सवाल सही होगा। एक वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वेग स्थिर है इसलिए त्वरण शून्य है। वेग स्थिर नहीं है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है, चाल एक समान है। तो अगर वेग में परिवर्तन होता है, अगर वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? अगर वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर दिशा में बदलने के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि हाँ त्वरण उत्पन्न होगा। और जहां त्वरण है वहां पर बल है, जहां त्वरण है वहां पर बल है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। इस पिंड के पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही और साथ में त्वरण भी है, यानी कि इस पिंड पर बल लग रहा है। तो ये भाई कौन सा बल है? तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेग बदल रहा है इसलिए केंद्र अभिमुखी त्वरण उपस्थित है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये केंद्र है ना इधर की ओर लगेगा। ये जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जिधर बल की दिशा उधर ही त्वरण की दिशा। तो हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल, ये जो सेंटर की ओर है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और फोर्स का भी डायरेक्शन है, राइट। तो वेग स्थिर है? बिल्कुल भी नहीं, वेग स्थिर नहीं है। दिशा स्थिर है इसलिए कोई बल नहीं लगता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिशा तो स्थिर नहीं है, दिशा हर पॉइंट पर बदल रही है। पथ वृत्तीय है इसलिए कार्य अनंत होगा, तो ऐसा भी नहीं है, कार्य 0 होगा। ठीक, ये जो पिंड घूम रहा है और ये जो बल लग रहा है केंद्र की ओर, ये यानी कि ये केंद्र अभिमुखी बल, केंद्र अभिमुख बल जो लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, इसके कारण कार्य कितना हो जाएगा ये भी आप पता कर सकते हो। कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। ठीक, बल गुने में विस्थापन। आपने ये भी पढ़ा पार्ट 1 में, मैंने आपको बताया था कि अगर बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है अगर ये 90 डिग्री हो जाए, वैसे केस में कार्य 0 हो जाता है। ये कार्य कब निकल करके आता है? जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक समान हो। तो यहां पर देखो विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी, ठीक, जो वेग की दिशा वही विस्थापन की दिशा, और बल ये है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, मैथ्स में भी आप पढ़ते हो। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1, बल वस्तु की गति अवस्था को बदल सकता है, यानी कि बल जो है वस्तु की जो गति की अवस्था है उसको बदल सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये बल कौन सा होना चाहिए? असंतुलित बल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अगर कहीं पर केवल बल लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि असंतुलित बल है। तो अगर मान लीजिए कोई पिंड विराम अवस्था में है ना, अगर मान लीजिए कि कोई पिंड जो है ये विराम अवस्था में है, मान लीजिए ये गाड़ी है और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, असंतुलित बल नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये गाड़ी जो है रेस्ट में ही रहने वाली है। और मान लीजिए कि ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है ये मान लीजिए कि नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है। मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिशील है, मतलब दिशा भी समान है और चाल भी जो है वो समान है। अब आप चाहते हो कि इसके वेग में परिवर्तन करना, चाहे दिशा में परिवर्तन करके चाहे चाल में परिवर्तन करके, तो भी आपको जो है एक असंतुलित बल लगाना होगा। अगर आप असंतुलित बल नहीं लगाएंगे, ठीक है, असंतुलित बल नहीं लगाएंगे या फिर आप बल तो लगाएंगे लेकिन वो संतुलित बल होगा, वैसे केस में इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। यदि वस्तु पर शुद्ध बल 0 हो तो वस्तु अवश्य विराम में ही रहेगी। अगर वस्तु पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो वस्तु जो है निश्चित है कि विराम में ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए
ये वस्तु जो है नियत वेग से गतिशील है। ये जो गाड़ी है ये नियत वेग से गतिशील है। 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी एक डायरेक्शन में ये गाड़ी जो है वो जा रही है। अब मान लीजिए कि इधर से हम एक फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं? मान लीजिए कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और इधर से भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो अब देखो गाड़ी जो है नियत वेग से चल रही थी, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इधर से जो बल लगा और इधर से बल लगा, दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं और दोनों का परिमाण एक समान है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0 है। 50 न्यूटन तो ये -50 न्यूटन, दोनों को जोड़ दो 0 न्यूटन। तो लगने वाला नेट फोर्स 0 है। दो फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स कितना? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो ये विराम अवस्था में थोड़ी रहेगी, क्योंकि ये जिस वेग से गतिशील थी ये गाड़ी, उसी वेग से जो है ये गतिशील गाड़ी रहने वाली है। तो ऐसा कहना है कि विराम अवस्था में ही रहेगी तो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर पहले से ही विराम अवस्था में गाड़ी है या कोई भी पिंड पहले से ही विराम अवस्था में है, वैसे केस में अगर उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए तो वो विराम अवस्था में रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा विराम अवस्था ही आपको मिले। अगर पहले से नियत वेग से कोई पिंड गतिशील है, उस पर अगर हम लगाते हैं फोर्स और नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसका मतलब फोर्स जो है बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। वैसे केस में पिंड जो है उसी वेग से गतिशील रहेगा। हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो हम इन दोनों में से किसी एक फोर्स को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मान लो कि इधर फोर्स जो है हम लोगों ने कर दिया 110 न्यूटन, वैसे में क्या होगा? 10 न्यूटन फोर्स इधर की ओर बन रहा है ना, 10 न्यूटन फोर्स जो है इधर की ओर बनेगा। अगर हम इसको 110 कर देते हैं तो वैसे में वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किस सतह पर होता है? कुछ ये आपको दिखता है, ये व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, और ये है आइरिस जिसे हम लोग परितारिका बोलते हैं हिंदी में। ये है आइरिस, और ये बीच में आपको छेद दिखाया गया है, ये छेद है, इसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। इस पूरे के ऊपर ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे के ऊपर मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट कवर है ना, एक ट्रांसपेरेंट कवर है, पन्नी है, एक ट्रांसपेरेंट कवर है जो आपको देखकर पता नहीं लगता है लेकिन है, उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और नेत्रदान में इसी कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया बोलते हैं। तो जब प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किसको हिट करेगा? कॉर्निया को हिट करेगा, और सबसे ज्यादा अपवर्तन जो है कॉर्निया पे ही होता है। पहले कॉर्निया पे, कॉर्निया से होते हुए इस छेद के अंदर प्रकाश जाएगा जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं, और उसके बाद क्रिस्टलीय लेंस से अपवर्तन होता है, तब जाकर के बीच में कुछ और माध्यम आते हैं उसमें पर अपवर्तन होता है, और तब जाकर के रेटिना पर जो है प्रकाश की किरण पहुंचती है। तो सबसे पहले कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद इस छेद के अंदर प्रकाश पहुंच जाता है जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं, और उसके बाद क्रिस्टलीय लेंस पे अपवर्तन होता है, तब जाकर के रेटिना पे प्रकाश की किरण जो है पहुंचती है और वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां प्रकाश जो है वो ज्यादा है, वहां हम आंख को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मान लो आपके आंख पर कोई टॉर्च जला दे तो आप आंख ऐसे कर लोगे, क्या होता है? आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, परितारिका जो है वो संकुचित हो जाती है। वैसे में क्या होता है? प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। और जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां रोशनी कम है, वहां धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी आंखें रिलैक्स होती है, जो ये आइरिस है ये शिथिल हो जाती है, प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है। तो हमारे आंखों में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो है ये आइरिस करती है ना। वैसे तो आइरिस भी आ सकता है एग्जाम में और प्यूपिल भी आ सकता है। आइरिस के साइज को ये प्यूपिल कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को जो है ये आइरिस जो है कंट्रोल करती है। तो आंखों में जाने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को हम ये भी बोल सकते हैं कि पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है आइरिस के मदद से, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो ऑप्शन दिख जाए आप उसको टिक मारेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और जो क्रिस्टलीय लेंस है हमारे आंखों में वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट एसआई मात्रक है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का, है ना, आवेश का, चार्ज का। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। और एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का। और ओम प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस का। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहां पूर्ण होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे आप रोड पर चल रहे थे, पैर में जो है कोई किल चुभ जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है, आप एक झटके में पैर हटा लेते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे आपको पता नहीं था, अचानक से कोई गर्म वस्तु आपके बॉडी से टच हो जाती है, आप एक झटके से बॉडी को हटा लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी एक ऐसा एक्शन है जो हम सोच समझकर नहीं करते हैं, अपने आप ही हो जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन पूरा होता है रिफ्लेक्स आर्क की मदद से। प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के मदद से जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये पूरा होता है। रिफ्लेक्स आर्क में जो भी पार्ट्स आते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहां पर देखो आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि एक गर्म वस्तु जो है उसको टच किया जा रहा है। याद रखना, ये टच किया जा रहा है सोच समझकर नहीं, है ना, ये अचानक से टच हो गया, सोच समझकर टच नहीं कर रहे हैं। कोई गर्म वस्तु है, आप उसको छूने जा रहे हैं, ये यहां पर रिफ्लेक्स आर्क नहीं बनेगा। ठीक है, आपके ब्रेन को पता चल गया कि आप टच करने जा रहे हैं, आपके ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया हाथ के मसल, पेशी को, मसल को, कि आप रेडी रहो। यहां पर टच हो जा रहा है, ये बिना सोचे समझे टच हो रहा है। तो जैसे ही टच होता है तो हमारे त्वचा में जो है, हमारे त्वचा में होते हैं रिसेप्टर्स, है ना, ग्राही होते हैं। ग्राही होते हैं, ग्राही क्या है? जो आप ये जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें जो डेंड्राइट होता है वही ग्राही है यहां पर। तो हमारे त्वचा में ग्राही है, रिसेप्टर है, जो ऊष्मा को, जो जलन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है उसको महसूस करती है। कौन? ये ग्राही। हमारे त्वचा में रिसेप्टर्स है जो किसको सेंस किया? हीट को, पेन को, अचानक से टच होने के बाद हीट को, पेन को, जलन को। ठीक, अब उस मैसेज को, ये जो जलन हुआ, ये जो दर्द हुआ, है ना, ये जो ऊष्मा को फील किया गया, इस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन, नाम याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये लेकर के जाती है कहां? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत एक सिग्नल भेजा, किसके जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के जरिए। किसको भेजा? हमारे हाथ के पेशी को, है ना, तो इफेक्टर को भेजा। अब ये इफेक्टर जो है, इस केस में हाथ है, कांटा चुभ गया तो उसमें पैर हो जाएगा, है ना। इफेक्टर का मतलब जो पेशी है, यहां पर इफेक्टर क्या है? हमारा जो हाथ है उसकी पेशी है, तो हमारे हाथ में जो मसल है वो इफेक्टर है। तो रिफ्लेक्स आर्क में कैसे कैसे क्या हुआ देखो। अच्छा, ये मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक रिले न्यूरॉन भी होती है, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। तो आपको रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। रिसेप्टर है, ठीक, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर के कहां जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन में, और तब इफेक्टर तक वो मैसेज जो है पहुंचती है। और इफेक्टर जो है अपना काम करता है, और यहां पर इफेक्टर जो है भुजा में पेशी है तो वो संकुचित होती है और हम क्या करते हैं? अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये पूरा आपको याद रखना है रिफ्लेक्स आर्क में। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट,
ये तीसरा पार्ट और ये नहीं, इसको तो छोड़ ही दिया मैंने। मेरुरज्जु, ये हमारा तीसरा पार्ट, ये हमारा चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। ये रिफ्लेक्स आर्क बनता है जिससे ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल किया जाता है। क्विक एक्शन होता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट। सीधा धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है? जैसे मान लीजिए ये एक सीधा धारावाही चालक है, इससे धारा जो है प्रवाहित हो रही है, कुछ न कुछ, मान लीजिए कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी धारा प्रवाहित होती है किसी चालक से तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बनती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बनती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, राइट। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसे बनती है, सेकेंडरी वृत्त के रूप में बनती है, ठीक है, सेकेंडरी वृत्त के रूप में बनती है, सेकेंडरी वृत्त के रूप में बनती है। चलो मैं इसको मिला ही देता हूं। यानी सेकेंडरी वृत्त मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वृत्त होंगे जिनका सेंटर जो है कॉमन होगा, उसे हम लोग सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो बंद वृत्त हमारा आंसर हो जाएगा, बंद वृत्त बोल दो, सेकेंडरी वृत्त बोल दो, सेकेंडरी वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है? रट कर रखो, सेकेंडरी वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। किस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है? तो लेबोजियर ने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, चाहे वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माशोषी हो, चाहे अपघटन हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या हुआ? जो आपके अभिकारक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो अभिकारक हैं, मिल करके ये दो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। मान लीजिए इनका कुल द्रव्यमान जो है वो मान लीजिए कि 10 ग्राम है, तो उत्पाद भी जो है यहाँ पर टोटल 10 ग्राम ही बनेगा। ए बी का इंडिविजुअल मास कुछ भी हो सकता है, सी डी का इंडिविजुअल मास कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम जो है वो 10 ग्राम यहाँ पर आएगा, 10 ग्राम आएगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था लेबोजियर ने। तो किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लागू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है ना, उसको आप बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है सही सही लागू हो पाए। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से कम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा, तभी जाकर के रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो पाएगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई का लक्षण मटर के पौधों में किस प्रकार व्यक्त होता है? देखो, मटर का प्लांट है, तो मटर के प्लांट में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे फूल का रंग हो, बीज का रंग हो, बीज का शेप हो, पौधे की लंबाई हो, है ना, पुष्प का जो स्थिति है, पोजीशन है वो हो, हर एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक जीन होता है। हर एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक जीन होता है, एक जीन होता है, और हर एक जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। इन दोनों फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। कैरेक्टर जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई है ना, कैरेक्टर जैसे कि लेंथ हम ले लेते हैं यहां पर। अब लेंथ को कंट्रोल करने वाला कोई जीन होगा, लेंथ को कंट्रोल करने वाला कोई जीन होगा। मान लीजिए वो जीन एल है ना, ये मान लिया है मैंने, है ना, ये मान लिया मैंने कि लेंथ को कंट्रोल करने वाला जो है वो जीन है, ठीक। इनके दो फॉर्म्स हैं, इस जीन के दो फॉर्म्स होंगे, तो ये दो फॉर्म्स होता है कैपिटल टी
और दूसरा होता है स्मॉल टी, राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यानी कि लेंथ को कंट्रोल करने वाले आपके दो जीन्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। ये दोनों लंबाई को ही नियंत्रित करते हैं और इन दोनों को हम लोग एलील बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है और हर एक जीन के दो फॉर्म्स होते हैं। अब ये दोनों फॉर्म्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि लंबाई जो है वो प्लांट की क्या होने वाली है। हर प्लांट के अंदर दो फॉर्म्स होंगे ही होंगे, है ना, लंबाई को नियंत्रित करने वाले दो फॉर्म्स होंगे ही होंगे। अब ये अलग बात है कि हो सकता है ये दोनों के दोनों फॉर्म जो है वो सेम टू सेम हो जाए, कैपिटल टी हो जाए, दो जीन्स होने ही होने हैं। हो सकता है कि दोनों कैपिटल टी ही हो जाए, हो सकता है कि एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी हो जाए, और हो सकता है कि दोनों स्मॉल टी हो जाए, लेकिन होने दोनों ही है, दो जीन्स होने ही होने हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों कैपिटल टी हो जाए, वैसे केस में प्लांट जो है लंबा बन जाता है। दोनों में से कोई अगर एक कैपिटल टी है तो भी प्लांट लंबा बन जाएगा। बौना होने के लिए जरूरी है, बौना होने के लिए जरूरी है कि दोनों स्मॉल टी हो, ठीक। तो ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी जीन है, ये क्या है, प्रभावी जीन है, और ये अप्रभावी जीन है। मतलब जब भी ये दोनों जीन साथ साथ आते हैं, ये जो कैपिटल टी है ये खुद को एक्सप्रेस कर देता है, यानी अपना दबदबा जो है बना लेता है और पादप को लंबा कर देता है। मतलब दोनों के दोनों अगर कैपिटल टी हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लांट तो लंबा ही होना है। लेकिन मान लीजिए स्मॉल टी एक आ जाए तो ये भिड़ जाएगा, भिड़ करके अपना दबदबा बनाएगा, ये खुद जीत जाएगा और प्लांट को लंबा बना देगा। और जब दोनों स्मॉल टी है कैपिटल टी है ही नहीं, फिर तो मौज है, कैपिटल स्मॉल टी का ही चलेगा और पादप जो है वो बौना हो जाएगा। तो लंबाई का लक्षण मटर के पौधे में किस प्रकार व्यक्त होता है, तो किसी भी अवस्था में, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में बौना हो जाएगा। कार्बन में सह संयोजक आबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन जो है ये सह संयोजक आबंध बनाता है इलेक्ट्रॉन को साझा करके। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,4 होता है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए ना ही 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकाल सकता है। मतलब कार्बन को ना तो ये 4 माइनस बनाना पसंद है और ना ही 4 प्लस बनाना पसंद है। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनाता है, जिसे हम लोग सह संयोजक आबंध बोलते हैं, है ना। पूर्ण स्थानांतरण से कार्बन जो है बॉन्ड नहीं बनाता है, पूर्ण स्थानांतरण के जरिए कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से बनाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में जनन किस विधि से होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। द्विखंडन और किस में होता है, द्विखंडन और होता है लिशमेनिया में, जिसके कारण कालाजार होता है, और इस प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और आप याद रखना है पैरामीशियम। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने में फोकस दूरी, सी हमारा राइट आंसर। कौन सा पदार्थ अम्लीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करता है, BAR बार, ठीक। तो ब्लू लिटमस को रेड करने का काम ये एसिड करता है। इस A का मतलब क्या हो गया, एसिड, और इस B का मतलब क्या हो गया, ब्लू, और इसका मतलब क्या हुआ, रेड। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ये एसिड, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा कौन, बेस। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। यहां क्या है, कौन सा पदार्थ अम्लीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, ये काट दो। कौन सा पदार्थ विलयन में लाल लिटमस को नीला करता है, ये अम्लीय नहीं होगा, तो लाल को नीला करेगा बेस। देख लो इसमें से बेस कौन है, ठीक।
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो ये भी एसिड बन जाएगा H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है जिसका pH 14 होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो एक के साथ सी जाएगा। डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, अभी आपने देखा था F = G(m1m2/r²) या d², ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया था परमाणु का। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एक के साथ सी जाएगा, एक के साथ जिसमें सी नहीं है उसको उड़ा दो। चलो तीनों उड़ गया, ए हमारा राइट आंसर। 2 के साथ ए, 3 के साथ बी, 4 के साथ डी, ए हमारा राइट आंसर। फिर से आपको मिलान करना है। इधर कथन दिया हुआ है, इधर व्याख्या दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन उपचयन, ऑक्सीडेशन उपचयन, इसी को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खोना। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो हम बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन खोना, एक के साथ सी जाएगा, एक के साथ सी, बी में नहीं है, डी में नहीं है। रिडक्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, तो ये हो गया रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन। रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। 2 के साथ बी जाएगा, 2 के साथ बी, ए में भी और सी में भी है। श्वसन क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन का विघटन। तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ा जाता है वायवीय श्वसन प्रक्रिया में, 36 ATP ऊर्जा जो है मुक्त होती है। वही प्रोसेस क्या है? श्वसन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऊर्जा जो है मुक्त होती है। 3 के साथ ए, 3 के साथ ए, सी में नहीं है, ए में है, ये हमारा राइट आंसर। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने से संबंधित प्रक्रिया। 4 के साथ डी। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है, यानी कि मोलर रेशियो क्या है? जल को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्राप्त करना है। जल को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्राप्त करना है, तो जल टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ठीक, जल को तोड़ा जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, राइट। और इसको तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा दी जाती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है। अब देखो, एक अभिकारक टूट गया 2 उत्पाद में। अभी मैंने आपको बताया यदि एक अभिकारक टूट जाए 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा जो है हम लोग विद्युत धारा के रूप में देते हैं, तो इसे हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि यहां ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो इसीलिए ये जो अपघटन अभिक्रिया है, या फिर सारे अपघटन अभिक्रिया जो होते हैं आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। अब देखो, मोलर अनुपात बताने के लिए हमेशा जो है सबसे पहले आप अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। मोलर अनुपात बताने के लिए या फिर जो उत्पाद बन रहे हैं उसके आयतन का अनुपात बताने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? तो नहीं। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इधर 2 एटम्स है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक ही एटम है जबकि यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे? इसको हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, ये जो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, ये नंबर ही मोल है। ये नंबर ही क्या है? मोल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो हाइड्रोजन है, यानी जल का जब हम 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन जो है गैस मुक्त होती है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। 1 मोल ऑक्सीजन जो है गैस मुक्त होती है।
तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है ना, पहले हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन है तो सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2:1 के रेशियो हमें मिलते हैं मोल के। अगर आयतन बोला जाता तो भी यही रेशियो होता, ये मोलर रेशियो है। मान लीजिए अगर आयतन पूछता तो भी यही रेशियो मिलता। आयतन बताने के लिए भी हम लोग बैलेंस करेंगे और ये नंबर हम देखेंगे बगल में जो है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? देखिए, जो पोटेशियम है, सोडियम है और ये कैल्शियम है, ये तीनों के तीनों जो है, चाहे ठंडा जल हो, गर्म जल हो और भाप हो, सबके साथ अभिक्रिया जो है ये करते हैं। ठीक है, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, सबके साथ अभिक्रिया जो है ये तीनों करते हैं। इसके बाद जो मैग्नीशियम है ये केवल हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों के तीनों जो है केवल स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद लेड है, कॉपर है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, नो रिएक्शन विथ वाटर। प्लेटिनम भी लिख सकते हो। तो ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती, ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती, यानी केवल भाप के साथ क्रिया जो है करती है। तो सोडियम तो होगा नहीं, कैल्शियम होगा नहीं, मैग्नीशियम होगा नहीं, क्योंकि गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, ये दोनों ठंडे जल के साथ और गर्म जल के साथ दोनों साथ अभिक्रिया करता है। आयरन हमारा आंसर हो जाएगा, ये ठंडा जल गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल भाप के साथ करेगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर फोकस दूरी धनात्मक होती है तो पावर भी जो है, क्षमता भी जो है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस है तो उत्तल के केस में जो फोकस दूरी वो धनात्मक होती है, यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो भी धनात्मक होगी। तो ऋणात्मक वाले को पहले ही उड़ा दो। पावर बराबर होता है 1/f। पावर का एसआई मात्रक लेंस की शक्ति या फिर लेंस की जो क्षमता है इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो अगर मान लीजिए फोकल लेंथ आपको मीटर में दिया हुआ है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला लगा दो। अगर सेंटीमीटर में है तो कुछ नहीं करना होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में डालेंगे। तो 100 बट्टे में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, 40 हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टे में 2 यानी कि 2.5 डायोप्टर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करें। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का मुख्य घटक। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चौक है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। संगमरमर है ना, संगमरमर है यानी कि मार्बल, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। और जो चूना पत्थर है लाइमस्टोन, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ए के साथ 3 जाएगा, ए के साथ 3 देखो, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, 1-2 मिलान कीजिए, उसी से आंसर आपको पता लग जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है जिसका पीएच मान 14 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नील हरित लवण बनाता है। अच्छा, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, ठीक। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर बनाते हैं तो वो ब्लू ग्रीन होता है, या फिर कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो ब्लू होता है। तो मिलता जुलता जो है आपको यहाँ पर मिलान करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उदासीनीकरण में उपयोग होता है। मान लीजिए कोई मजबूत अम्ल है, उसको अब न्यूट्रलाइज करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, मजबूत क्षार डाल देंगे। तो बी के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 2 जाएगा।
सी के साथ 1 जाएगा, अम्लीय प्रकृति का है, और डी के साथ 4 जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन, है ना, प्रकुंचन दाब होता है। मनुष्यों में समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है 120/80। ये जो ब्लड प्रेशर है ये आर्टरी में मापा जाता है ना। ब्लड प्रेशर जो है किस में मापा जाता है? आर्टरी में मापा जाता है, धमनी में मापा जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा हृदय है वो संकुचित होता है, शिथिल होता है। तो जब संकुचित होता है उसमें ब्लड को पंप किया जाता है फोर्स के साथ हमारे धमनी में। तो ब्लड के द्वारा उस समय जो धमनी के दीवारों पर दाब लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब अनुशीतलन होता है उस समय दाब जो है वो कम हो जाएगा, है ना। जब पंप किया जाएगा उस समय दाब ज्यादा होगा, धमनी की दीवारों पर, उससे हम लोग प्रकुंचन दाब बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये 120 होता है, 120 mmHg। और जब जो हार्ट है वो शिथिल जब होता है, रिलैक्स जब करता है, उस समय जो दाब होता है वो कम हो जाएगा, तो ये 80 होता है। इसे हम लोग अनुशीतलन दाब बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो 120/80 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ब्लड प्रेशर है इसे मापने वाला जो यंत्र आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। अमोनिया के एक अणु में होते हैं। ये अमोनिया है, ये अमोनिया का संरचना सूत्र है। तो एक अणु में केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, केवल एकल बंध है ना। 3 सिंगल बॉन्ड है ना। केवल सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, संख्या में 3। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी। 100 वाट का बल्ब है, पावर आपको दिया है, विभवांतर आपको दिया है, धारा चाहिए। इन तीनों में क्या रिलेशन है? पी, वी और आई में क्या रिलेशन है? तो पावर बराबर V इंटू में I होता है। आपसे I पूछा गया है तो P बट्टे में V हो जाएगा। P का मान 100 है और V का मान 220 है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, राइट। 5 बट्टे में 11 हो जाएगा। 5 एम्पियर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल के निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? देखो, हमारे आहार नाल के कई सारे भाग हैं। मुख गुहा है, उसके बाद जो आपकी ईसोफेगस है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब है। तो जो पाचन की प्रक्रिया है ना, जो भोजन का पाचन है वो स्टार्ट हमारे मुख गुहा से ही हो जाता है, लेकिन पूर्ण पाचन या फिर बोल दो जो पाचन है भोजन का, ये समाप्त कहां पर होता है? छोटी आंत में जाकर के। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का आधा अधूरा पाचन होता है। आमाशय में केवल प्रोटीन का आधा अधूरा पाचन होता है। छोटी आंत में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी छोटी आंत में जो है पाचन समाप्त हो जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत में क्या होता है? अब जो अनपचा भोजन रह गया है या फिर अपाचित जो भोजन रह गया है वो बड़ी आंत में जाकर के जमा रहेगा। जो अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल को बड़ी आंत में अवशोषण कर लिया जाएगा और फिर बाद में जो है मल के रूप में जो है ये अपाचित भोजन जो है गुदा द्वार से बाहर हो जाएगा, है ना, एनस से बाहर हो जाएगा। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से, देखो अपवर्तनांक का कोई ये नहीं होता है, ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसलिए केवल √3 दिया हुआ है। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। हमारे पास एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ कोई माध्यम है।
मान लो इस माध्यम को हम लोग जो है बी बोल देते हैं, ठीक, माध्यम हम लोग इसको बी बोल देते हैं, कोई बी माध्यम है। प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है। अब सीधी सी बात है, अगर दो माध्यम में से एक माध्यम वायु हो जाए तो दूसरा माध्यम निश्चित ही सघन माध्यम होगा। ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। वायु के साथ कोई भी दूसरा माध्यम आ जाए, वायु विरल माध्यम हो जाएगा और दूसरा जो भी माध्यम हो सघन माध्यम हो जाएगा। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, राइट। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक गई। ये जो एंगल बनता है इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और ये जो एंगल बनता है इसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए कि μ1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तन μa बोल देते हैं, ए से एयर, और इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो μb बोल देते हैं। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। कैसे लगाते हैं देख लो आप। इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको लिखेंगे और गुणे में ये जो आपतन कोण है ना, इस माध्यम में जो बना एंगल होता है अभिलंब के साथ, फिर इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है और गुणे में जो यहां पर अपवर्तन कोण है, ये हमने लिख लिया स्नेल्स लॉ। अब सारे मान को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सारे मान को हम लोग यहां पर डालेंगे। μa कितना हो जाएगा, एयर के लिए 1 होता है, ठीक। ये आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, आपको ये आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर ये μb कितना है, ये आपको दिया हुआ है √3, ये आपको चाहिए, ये अपवर्तन कोण जो है आपको चाहिए, आपको r चाहिए, यहां पर साइन r हो जाएगा। अब यहां पर देखो आप, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 बराबर √3 इंटू में साइन r हो जाएगा। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये साइन r बराबर 1/2 हो जाएगा, तो ये r कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि ये जो r है ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखने आपको आना चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना, यह है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे हम लोग नीला थोथा ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ये जो आप जल देखते हो इसे हम लोग क्रिस्टलीकरण जल बोलते हैं, है ना, या फिर क्रिस्टल जल बोलते हैं। कितने हैं क्रिस्टलीकरण जल, कितने हैं, 5 है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, क्रिस्टलन के जल कितने, 10। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्रिस्टल जल के अणु कितने, 2। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको 10% रूल बताया था कि हर पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। ये रूल किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। उत्पादक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। किसी भी फूड चेन में सबसे पहला पोषी स्तर जो होता है उस पर उत्पादक ही आते हैं, प्रोड्यूसर्स ही आते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव आते हैं, जैसे कि हरे पादप है, नीलहरित शैवाल है। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर,
ऊर्जा प्रवाह में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखो, जो फूड चैन हम लोग बनाते हैं तो पहले पर हम लोग उत्पादक को डालते हैं, दूसरे पर शाकाहारी को, तीसरे पर छोटे मांसाहारी को और चौथे पर बड़े मांसाहारी को। ये अपघटक जो होते हैं, अपघटक जैसे कि कुछ अपघटक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कवक होते हैं, ये अपघटक कहाँ पे आएंगे? तो अपघटक जो है, ये जो उत्पादक है इसको आप छोड़ दो, क्योंकि इस पे तो वही आएंगे जो सपोषी होंगे। ये जो अपघटक है यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। उत्पादों को छोड़ करके जो भी पोषी स्तर हैं सारे पर अपघटक आते हैं, क्योंकि ये अपघटक जो है आपके शाकाहारी जो होते हैं उसका भी अपघटन करते हैं, छोटे मांसाहारी का भी अपघटन कर सकते हैं, बड़े मांसाहारी का भी अपघटन कर सकते हैं, है ना। जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मृत जीव जंतु होते हैं वहां से अपना पोषण जो है वो लेते हैं। तो बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये आपके अपघटक होते हैं। तो आप जो है उत्पादक को छोड़कर हर पोषी स्तर पर डाल देते हो, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है पोषण चक्र को चलाने में, है ना। फास्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। जैसे मान लो कि जीव जंतु मर गए, उसका अपघटन करके उसमें जो भी खनिज होते हैं उन सारे को वापस से मिट्टी में वो मिला देते हैं। जो जीव जंतु है जो मर गए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जो जीव होते हैं जब वो मर जाते हैं उनका जो अपघटन होता है तो उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ने का काम ये अपघटन करता है। और वो जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होता है वापस से मिट्टी में चला जाता है और प्लांट वापस से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट को शाकाहारी खाता है, वापस उसके बॉडी में चला जाता है। जो पोषण चक्र चलता है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे फूड चेन का हिस्सा है, हमारे फूड चेन का हिस्सा है। और ये जो एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, इसमें इसकी भूमिका होती है, हम बोलेंगे। तो कौन से कथन सही है? ये तीनों के तीनों, नहीं, ये दो कथन सही है, ये तीसरा गलत हो जाएगा, केवल एक और दो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीसरा वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।